तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपना बैच चल रहा है जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए। ठीक है, इसमें अपने राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। और राजस्थान के इतिहास में अपना चल रहा था मेवाड़ का इतिहास, जिसमें हमारी एक क्लास यहाँ पे हो चुकी थी। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। अब ये एक क्लास जो हुई थी, हम इसमें गुहिल वंश पढ़े थे और गुहिल वंश का जो अंतिम शासक है, ठीक है, जो इसमें क्या कि शाखाओं में ये बंट गया था, गुहिल और राणा। ठीक है, तो उसका हमने रतन सिंह अंतिम शासक पढ़ा था, लेकिन कहलाता है ये पूरा वैसे गुहिल वंश ही है। अब आज अपने जो स्टार्ट कर रहे हैं वो राणा शाखा का प्रथम शासक आता है। ये सिसोदिया ठिकाने के थे, ठीक है, इसलिए इन्हें सिसोदिया वंश भी से भी जोड़ दिया जाता है। और जो राणा अमीर आता है ये, और लास्ट क्लास में हमने जाना था कि ये किसको हरा कर आता है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जैसे 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग पे आक्रमण करता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। अब जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करता है तो अलाउद्दीन खिलजी होता है, उसको मैं एक के लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या करता है कि अपने बेटे खिज्जर खां को जिम्मेदारी सौंप देता है। खिज्जर खां क्या करता है कि मूसला मालदेव, जो कान्नड़ देव के भाई होते हैं, उन्हें यहाँ पे जिम्मेदारी सौंप देता है। और वो आगे मूसला मालदेव क्या होता है कि एक जैत सिंह आता है, उसको सौंप देता है। अब जैत सिंह से क्या है कि उसको हराकर राणा हमीर, जो कि सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे, यहाँ पे वापिस गुहिल वंश की एक तरीके से पुनः स्थापना करते हैं। ठीक है, 1326 ईस्वी में पुनः स्थापना होती है और गुहिल वंश सिसोदिया वंश के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। अब जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। और अमीर राणा शाखा से संबंधित था, ठीक है, जो भी गुहिल वंश है इसकी राणा शाखा थे, इसलिए इससे बाद में सभी शासक राणा और महाराणा लगाते थे। हमने देखा होगा महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा। ठीक है, अमीर को मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। तो मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा किसे दी जाती है? राणा हमीर को। और कुंभलगढ़ शिलालेख की अगर मैं बात करूं तो हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि किस कहाँ पे विषम घाटी पंचानन अमीर को कहा गया है, तो कुंभलगढ़ शिलालेख में। और विषम घाटी पंचानन किसे कहा गया है? राणा हमीर को कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब अपने बात करेंगे किसकी? सिंगोली का एक युद्ध होता है। सिंगोली कहाँ पड़ता है दोस्तों? आपके बांसवाड़ा में पड़ता है। ये युद्ध है ना मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के बीच में होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में दोस्तों जीत है ना वो राणा हमीर की ही होती है। और निर्माण कार्य की बात करें तो चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर किसके द्वारा बनवाया जाता है? तो ये बनवाया जाता है दोस्तों राणा हमीर के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर इसके बाद जो शासक आता है वो क्षेत्र सिंह आता है, या जिसे अपने खेता भी कह सकते हैं। अब ये खेता क्या होता है कि इसका शासनकाल तो 1364 से 1382 ईस्वी तक रहता है, लेकिन बूंदी के शासक लाल सिंह है, ये बूंदी को जीतने के चक्कर में है ना ये मारा जाता है। कौन? क्षेत्र सिंह या खेता, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके 10 ही पुत्र आते हैं। चाचा मेरा, इनकी कहानी भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या है भूमिका निभाई है मेवाड़ के इतिहास में। भूमिका तो निभाई नहीं है वैसे, खराब ही किया है, ठीक है। बूंदी के शासक से हार जाता है और यहाँ पे क्षेत्र सिंह खेता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है वो महाराणा लाखा आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये महाराणा लाखा, इसे लक्ष्य सिंह भी कहा जाता है। और इसका शासनकाल दोस्तों रहता है 1382 से 1421 ईस्वी के समय का। अब क्या कहानी आती है? कहानी ये आती है कि यहाँ पे मारवाड़ का उसी टाइम शासक होता है रावचुंडा। इसकी रानी होती है कौन सी? किशोर कंवरी। अब ये रानी क्या होती है? ठीक है, वैसे तो रावचुंडा के 2 पुत्र होते हैं, एक रणमल और एक कान्हा। अब इसकी रानी के, ये दूसरी रानी से होता है रणमल। ये किशोर कंवरी के प्रभाव में आने के कारण क्या है, कान्हा को उत्तराधिकारी बना देता है, ठीक है, या उत्तराधिकारी बनाने के लिए यहाँ पे राज्य कर देता है। अब रणमल क्या करता है कि यहाँ पे रणमल की बहन होती है हंसाबाई। अब इसका विवाह है ना पहले इसके पुत्र से फिक्स होना था, ऐसे कहते हैं। लेकिन बाद में क्या है कि रणमल ने यहाँ पे कुछ चाल खेली। तो रणमल कहता है कि ये जो विवाह है ना सशर्त विवाह था, वैसे इसको कह सकते हैं अपने। क्यों कह सकते हैं कि इस विवाह की एक शर्त थी कि अगर लाखा हंसाबाई से विवाह करेगा तो इससे जो पुत्र की प्राप्ति होगी, जैसे मोक्कल की यहाँ पे पुत्र प्राप्ति हुई पुत्र के रूप में, ठीक है, मोक्कल। अब ये मोक्कल ही है ना नेक्स्ट जो शासक बनेगा, तो ये इसलिए ये सशर्त विवाह कहलाता है। तो हंसाबाई का विवाह हो जाता है किससे? राणा लाखा से हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। और जो चुंडा होता है इसका पुत्र,
इसको शासन मतलब नहीं कर पाता, ये नहीं मिलता, और इसे मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। अभी मैंने कल परसों करंट अफेयर में डाला है कि इसका पैनोरमा भी बन रहा है रावचुंडा का, और रावचुंडा को मेवाड़ का क्या कहते हैं, भीष्म पितामह भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके बार बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि चांदी की खान है ना जावर वाली, तो ये किसके समय खोजी गई, तो ये खोजी गई राणा लाखा के समय, तो जावर लाखा याद रखना है। फिर इसके समय ना एक बंजारा आता है जिसका नाम आता है छित्रिया पिच्छू। ये क्या है, पिछोला झील का भी निर्माण करवाता है। झीलों के बारे में भी हमारी क्लास हो चुकी है अच्छे से, अगर आप प्ले लिस्ट में जाके देखोगे राजस्थान के भूगोल में तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी झीलें बताई है, मीठे पानी की और खारे पानी की अलग अलग। अब मोस्ट नेक्स्ट आता है दोस्तों, महाराणा मोकल बन जाता है सहशर्त के तहत। अब मोकल का शासनकाल है ना रहता है 1421 से 1400 यहाँ पे 33 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। अब सभी को पता है इसके पिता लक्ष्मी हैं और माता हंसाबाई है, यही मुख्यतः इसकी संरक्षिका कह सकते हैं। और इसका संरक्षक है ना बनाया जाता है राणा चुंडा को, ठीक है, जो मेवाड़ का भीष्म पितामह है। अब हंसाबाई को देखो इस पे क्या है कि शक होने लगता है, ये सोचती है कि कहीं ये इसको मार के शासक ना बन जाए, तो इस चक्कर में ये इसे हटा देती है और ये कहाँ चले जाते हैं, मांडू चले जाते हैं। अब क्या होता है, बात आती है दोस्तों 1428 ईस्वी की। रामपुरा भीलवाड़ा के युद्ध में नागौर के फिरोज खां को परास्त करते हैं मोकल, ठीक है। जो रामपुरा भीलवाड़ा में जगह है उसमें नागौर के फिरोज खां को पराजित करते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट युद्ध आता है गुजरात के अहमद शाह के साथ होता है। ये है गुजरात का, आपको अहमद शाह दिख रहा होगा, ये है कौन है, मोकल। अब मोकल क्या है कि मोकल यहाँ पे कैसे फंस जाता है, इसकी पत्नी होती है यहाँ पे कमलावती, ये भी इस युद्ध में इसका सामना करती है गुजरात के अहमद शाह, ये तो यहाँ पे आक्रमण कर देता है। तो ये जो है ना, ये चाचा मेरा और महपा पवार, ये सारे मिलके, मैंने बताया था अभी आपको, जो उसके दासी पुत्र थे, ठीक है, खेता के चाचा मेरा, तो ये क्या कहते हैं कि ये मोकल की हत्या कर देते हैं। अब कमलावती इनका सामना करती है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसकी एक अन्य रानी होती है मोकल की, सौभाग्यवती। सौभाग्यवती से इनके पुत्र होता है महाराणा कुंभा। इनके बारे में अपने पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है महाराणा कुंभा का। बाकी पूरे मेवाड़ का इतिहास ही जबरदस्त है। अब महाराणा कुंभा की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो इनका शासनकाल रहता है 1433 से 1468 ईस्वी के मध्य, ठीक है। आप इनका शासनकाल याद रखो ना रखो, आप क्या करना कि इनका जो क्रम है ना, कि मोकल के बाद कौन आएगा, कुंभा आएगा, तो ये क्रम जरूर याद रखना। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनको क्रम अनुसार सजाओ, ऐसे एग्जाम में आपके बार बार पूछा जाता है। देखो जो महाराणा कुंभा है, ये अपनी सूझबूझ और योग्यता से राज्य की आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाए रखते हैं और वास्तव में ये ज्ञानी थे। अब अपने बात करें, कुंभा ने चित्तौड़ व कुंभलगढ़ को भी अपनी शक्ति का यहाँ पे मूल केंद्र बनाया। फिर रणकपुर के शिलालेख के अनुसार की बात करें तो रणकपुर के शिलालेख के अनुसार सारंगपुर, नागौर, नारायणा, अजमेरू, मंडोर, मांडलगढ़, बूंदी व आबू पर भी यहाँ पे अधिकार कर लेते हैं। इतने सारे क्षेत्रों पर राज्य विस्तार बहुत अच्छा किया है इन्होंने। अब मोस्ट इंपोर्टेंट एक युद्ध आता है जो आपके एग्जाम में ना 1000 बार आ चुका है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना इसको, सारंगपुर का युद्ध। इसकी डेट ही आ चुकी है मेन, तो 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है। कब, 1437 ईस्वी में। किसके मध्य होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। एक मालवा का आता है महमूद खिलजी प्रथम, ठीक है, ये फोटो में दिख रहा होगा महमूद खिलजी प्रथम। इधर अपने आ जाते हैं राणा कुंभा मेवाड़ के शासक। युद्ध होता है बढ़िया खतरनाक, युद्ध जीत लेते हैं कौन, राणा कुंभा यहाँ पे वॉन हो जाते हैं, ठीक है। अब ये युद्ध जीतने के बाद क्या है कि इसको है ना बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाने के बाद है ना कुछ समय तक इसको यहाँ पे रखते हैं, फिर इसे छोड़ देते हैं। यही बड़ी गलती करते हैं। वैसे तो कोई दिक्कत तो नहीं होती इनको तो आगे, लेकिन हर बार यही जो मेवाड़ या जहाँ के भी शासकों ने किया कि इनको छोड़ देते थे। छोड़ने, जैसे हमने पृथ्वीराज तृतीय का इतिहास पढ़ा तो उसने पहले मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया, अब वहां पे नहीं छोड़ देता, नहीं जाने देता तो तख्ता पलट नहीं होता वहां पे, ठीक है। आज कंडीशन कुछ और ही होती। अब अपने बात करते हैं, महमूद खिलजी को बंदी बना लिया, ठीक है। अब जो ये विजय हुई ना, इस उपलक्ष्य में है ना कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया, ठीक है। एक चीज डिफरेंस याद रखना, एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अलग है, एक कीर्ति स्तंभ है ना ये अलग है। और जो इसका निर्माण कराया 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य हुआ। और इस कीर्ति स्तंभ को अपने ना विक्ट्री टावर भी बोलते हैं, ठीक है। विक्ट्री टावर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जीत के उपलक्ष्य में कराया गया, सीधी सी बात है।
और ये कुंभा ने समर्पित किसे किया? अपने इष्ट देव विष्णु भगवान को समर्पित है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किन को समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। और इसके बहुत सारे नाम है, सारे आपको याद रखने हैं कि मूर्ति कला का संग्रहालय किसे कहा जाता है? मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ को कहा जाता है। ये आपको फोटो में दिख रहा होगा, कीर्ति स्तंभ है। वास्तुकार याद रखना है आपको, जेता एक पोमा आते हैं, जिपुंजा भी कहा जाता है, नाथा, ये तीनों वास्तुकार आते हैं। मंजिल है ना इसमें 9 है, और 9वीं मंजिल पे आपको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मिलेगी। ऊंचाई की बात करूं तो 122 फीट यहाँ पे ऊंचाई आती है, और चौड़ाई इसकी 30 फीट, सीढ़ियां इसमें 157 है, देख सकते हो आप, ये बहुत ही सुंदर है। अन्य नाम की बात करूं, ये राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी है। विजय स्तंभ हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर और विष्णु ध्वज भी इसे कहा जाता है। ये सारे इसके दोस्तों अन्य नाम है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। 9 मंजिल है ये, तो सारा याद रखना ही रखना है। अब जेम्स टोड ने इसकी तुलना किससे कर दी? कुतुब मीनार से कर दी। अब इसकी जो 9वीं मंजिल है ना, इस पे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बनी हुई है, इसकी रचना अत्रेय महेश करते हैं। तो ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। कौन सा? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। और इस पे डाक टिकट भी जारी हो चुका है 15 अगस्त 1949 को, कितने का? 1 रुपए का। तो ये भी आपको याद रखना है। इनसे जुड़ी सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। फिर बात करते हैं किस चीज की? फिर ये वापिस है ना आक्रमण करता है महमूद खिलजी प्रथम। तुम पता ही है सबको इनके आदतों के बारे में, तो इनको कितनी बार छोड़ दो ये वही हरकतें करेगा, लेकिन ये फिर भी यहाँ पे विफल रहा था। अब क्या बात आती है? अब आती है यहाँ पे, देखो मेवाड़ के शासक आते हैं ना, कुंभा होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि देखो अभी चाचा मेरा ने क्या किया था, और चाचा मेरा ने क्या किया था अभी मैंने आपको बताया था, मोगल को मार दिया था। अब रणमल और जो राघव देव सिसोदिया है ना, ये दोनों जाते हैं और इसको मार के आ जाते हैं। चाचा का बेटा होता है एका और मैपा पवार, ये दोनों क्या है कि मालवा चले जाते हैं इसके मरने के बाद, चाचा मेरा के। ठीक है, लेकिन है ना रणमल और राघव देव है, इन दोनों में अनबन हो जाती है। क्या हो जाती है? अनबन। अब अनबन होने पे क्या है, रणमल इसको मरवा देता है राघव देव सिसोदिया को। अब कुंभा क्या करते हैं कि कुंभा जो रणमल है ना, इस पे शक होने लग जाता है। अब क्या कहानी आती है? अब देखो, अब यहाँ पे है रणमल। रणमल की एक प्रेमिका आती है बारमली। ठीक है, अब मेवाड़ के शासक है यहाँ पे कुंभा। अब कुंभा को पता चल जाता है कि इसकी यहाँ पे सेटिंग है बारमली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं कुंभा, यहाँ पे इसको लालच देते हैं। देख लो कितना ही तगड़ा प्यार हो, बिक गया। अभी लेटेस्ट न्यूज में भी चल रहा है, तो सेम वही कंडीशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे बारमली क्या करती है कि इसको जहर देकर है ना, इसकी 1438 ईस्वी में रणमल की हत्या कर देती है। इसका एक पुत्र आता है राव जोता, वो काउनी गांव चला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुंभा के नेतृत्व में इसी टाइम, जब मैं बात करूं 1438 या 39 ईस्वी के समय, इसी समय दोस्तों क्या है कि चुंडा नेतृत्व करते हैं, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, भीष्म पितामह कहलाते हैं मेवाड़ के। ये मंडोर छीन लेते हैं, जो कि मारवाड़ की राजधानी है। अब मंडोर छीनने के बाद क्या होता है कि दोस्तों ये वैसे संधि भी कर लेते हैं वापिस। अगर मैं बात करूं तो मंडोर छीनने के बाद यहाँ पे वापिस संधि भी हो जाती है। अब संधि कैसे होती है? इसमें मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण होता है, जो 1453 में होती है। कौन सी? आवल बावल की संधि होती है। आवल बावल की संधि कब होती है? 1453 ईस्वी में। कुंभा का पुत्र आता है रायमल, और यहाँ पे राव जोधा आते हैं, इनकी पुत्री आती है सिंगार देवी, इनका विवाह करवा दिया जाता है और मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण कर दिया जाता है। तो आवल बावल की संधि किसमें हुई? 1453 ईस्वी में होती है। अब अपने क्या बात करेंगे दोस्तों, फिर वापिस 57-58 में क्या है कि गुजरात और मालवा के शासक मिलके आते हैं, लेकिन फिर भी ये असफल रहते हैं। ठीक है, कुंभा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, बाल विभाग का नहीं कर सके। और बाबर भी है ना अपनी आत्मकथा में कुंभा का उल्लेख करता है, और कुंभा द्वारा ऐसे कहते हैं कि 32 दुर्गों का निर्माण करवाएगा, जिसमें प्रमुख दुर्ग अपने पड़ते हैं दोस्तों, जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया, जो कि आपके राजसमंद जिले में स्थित है, और इसका शिल्पी है ना मंडन आता है। ये आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन। अब कुंभलगढ़ है ना, जैसे ये कुंभलगढ़ है, अब इसके अंदर एक कटारगढ़ आता है, जो कि कहलाता है मेवाड़ की आग। यहाँ से सभी जगह पे नजरें रखी जा सकती है। ठीक है, बहुत ऊंचाई पे स्थित है ये। और अबुल फजल है ना इस दुर्ग के लिए कहता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, किसने इस दुर्ग के लिए कहा कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखें तो सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो अबुल फजल ने कहा। ठीक है, इसके अलावा अचलगढ़ का निर्माण करवाते हैं बसंदी और मचान, ये दोनों आपको सिरोही में मिल जाएंगे, इनका भी निर्माण करवाते हैं। ये आबू में है अचलगढ़।
वो मठ दुर्ग आपका बोराट के पठार पे है, ये भी इनके द्वारा कुंभा के द्वारा निर्माण कार्य करवाया जाता है। अब चित्तौड़ में है ना ये कुंभ स्वामी का मंदिर भी बनवाते हैं। इसके अलावा श्रृंगार चंवरी का मंदिर भी इनके द्वारा ही बनाया गया, तो ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। श्रृंगार चंवरी का मंदिर किनके द्वारा बनाया गया? कुंभा के द्वारा। इसके अलावा एकलिंग नाथ जी और मीरा मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट अपने चलते हैं किसमें? रणकपुर के मंदिर, ये भी इनके द्वारा बनवाए गए। और कुंभा के विद्वान तथा विद्यानुरागी शासक था, ये कहाँ पे मिलेगा आपको? ठीक है, ये जो विद्वानों को, इन्होंने बहुत सारे विद्वानों को आश्रय भी दिया है, ठीक है। इसके अलावा क्या किया इन्होंने कि कान्य व्यास है ना एक, ये लिखते हैं एकलिंग महात्म्य। इससे ज्ञात होता है कि वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद और व्याकरण, राजनीति की रुचि रखता था महाराणा कुंभा, इससे पता लगता है, जो कि कान्य व्यास ने लिखी एकलिंग महामात्य। तो ये याद रख लेना बस इसमें कि एकलिंग महामात्य किसके द्वारा लिखी गई? तो कान्य व्यास के द्वारा लिखी गई। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ कुंभा के द्वारा नहीं लिखा गया, ऐसे पूछा जाता है। देखो संगीत राज है, ये आगे 5 भागों में बंटा हुआ है। संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ये वीणा वादक थे, ठीक है दोस्तों, जो वीणा बजाते थे कुंभा, क्या बजाते थे? वीणा, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा कामराज, रतिसार, हरवर्तिका, ये सारे इन्होंने लिखे हैं। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, कामराज, रतिसार, हरवर्तिका। फिर कुंभा के ने क्या है कि चंडी शतक की यहाँ पे व्याख्या भी की। इसके अलावा इन्होंने गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर ना टीका भी लिखा। इसके जो दरबारी आता है प्रमुख, जो मंडन होता है, ठीक है, जो शिल्पी भी होता है दुर्ग का मुख्य, ये भी है ना यहाँ पे बहुत सारे ये ग्रंथ लिखता है। ये भी आपके एग्जाम में ना पूछे जाते हैं बार बार, जैसे रूप मंडन जो कि मूर्ति कला से संबंधित है, फिर वास्तु मंडन आ गया, ठीक है, शकुन मंडन आ गया, ये सारे ग्रंथ इसके द्वारा लिखे जाते हैं। इसके अलावा ये और भी ग्रंथ लिखता है। 1 सेकंड, थोड़ा सा ये प्रोसेस चल रहा है अभी। वास्तु मंडन, रूप मंडन मूर्ति कला के लिए वास्तु मंडन, ठीक है, जो आर्किटेक्ट होता है उसके लिए शकुन मंडल हो गया। फिर उसके बाद आपका प्रसाद मंडल, देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, कोदन मंडल, ये आपके एग्जाम में अभी लेटेस्ट पूछा गया था। कोदन मंडल किसके द्वारा लिखे गए? मंडन के द्वारा। और किससे संबंधित है ये जरूर याद रखना, धनुर्विद्या से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अन्य दरबारी विद्वानों की बात करूं तो सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद सूरी, टिल्ला भट्ट, नाथा, अत्रि महेश, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। अत्रि महेश कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वाले। फिर महाराणा कुंभा है, वीणा बजाते थे, ये हमने पढ़ लिया। अंतिम दिनों में कुंभा क्या है कि उन्माद रोग से पीड़ित हो गए। अब 1468 ईस्वी की बात है, ये मामादेव कुंड के पास बैठे थे, जो कि आपके इसी दुर्ग में है। फिर ये इसका पुत्र आता है एक उद्दा, ये यहाँ बैठे थे तालाब के पास, तो ये क्या है कि धक्का देकर अपने पिता की हत्या कर देता है, और मेवाड़ का पितृहंता शासक कहलाता है कौन? उद्दा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके आगे कहानी जो इतिहास है वो अपने कल जानेंगे कि उद्दा का आगे क्या हुआ, ठीक है, इसको आपको थोड़ा बना के रखो। कुंभा की उपलब्धियों की बात करें तो इसे बहुत सारी यहाँ पे उपाधियां धारण की, ठीक है, उपाधियां लिखा हुआ है ये, सॉरी, अभिनव भट्टाचार्य, मतलब संगीत ग्रंथों का रचयिता होने के कारण इसे अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। हाल गुरु और शैल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण कहा गया हाल गुरु, शैल गुरु, ये भी का ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। छाप गुरु, छापामार युद्ध पद्धति में निपुण। हिंदू सुल्तान, ये मुसलमानों के द्वारा, मुस्लिम शासकों के द्वारा दी हुई उपाधि है। दान गुरु की बात करें तो दानवीर होने के कारण। अब ये जो उपाधि है ना, राय रासो, राणे रासो, राय रायण, ये विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण, मतलब जो जितने सारे विद्वान थे जो भी संगीत में या कोई भी अपनी कला का, आर्किटेक्ट हो, मूर्ति कला हो, सबको आश्रय दिया किसने? कुंभा ने। अश्वपति, ठीक है, घुड़सवार अच्छे होने का, नरपति, मानवों में श्रेष्ठ, तो ये सारी कुंभा के बारे में खास बातें थी। और यही अपने क्या है कि ये जो पार्ट 2 है मेवाड़ के इतिहास का, लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट अपने क्लास पढ़ेंगे जिसमें अपने आगे सांगा के बारे में पढ़ेंगे, महाराणा सांगा, ठीक है। उसके बाद अपने विक्रमादित्य जो भी है आगे सब जितने भी शासक आएंगे, उदय सिंह, प्रताप, सभी के बारे में जानेंगे अच्छे से। और अगर आपको दोस्तों डिस्कवर राजस्थान का कंटेंट पसंद आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।